आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये डॉक्टरी से संबंधित रोग और दवा, इसके अलावा बहुत सारे टिप्स की जानकारी आप तक आसानी से पहुँचे इस चैनल के माध्यम से। तो सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे इसका इलाज किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या क्या सब रिस्क फैक्टर होता है और कैसे सहज ढंग से हम इसका ट्रीटमेंट करें और कैसे इसका उन्मूलन करें, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ द ऑटो इम्यून डिजीज़। The autoimmune disease is the medical condition or the disease in which autoimmune process contributes to the pathogenesis of the disease rather than situation where apparently harmless autoantibodies are formed following tissue damage। तो अपने ही शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो अपने शरीर के सेल पर, टिश्यू पर हमला कर देती है और इसके बाद व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। तो हम देखते हैं कि कोई अगर मान लीजिए कि बाहरी चोर लुटेरा है तो उसको हम गोली से मार देते हैं, लेकिन कोई अपना ही घर का कोई सदस्य हो, परिवार का मेंबर हो, वो अगर बदमाशी कर दे तो फिर बहुत उसका इलाज करना कठिन होता है। तो यही चीज़ हो जाता है ऑटो इम्यून डिजीज में। एक बहुत ही लर्नेड डॉक्टर का कहना है कि ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि सपोज कीजिए आपका कोई पहरेदार है और पहरेदार जो है सो मानसिक रूप से बीमार हो गया, आपको ही घर में नहीं घुसने दे रहा है या बदतमीजी करता है या फिर कभी मान लीजिए कि ऐसा दुर्व्यवहार करता है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उस जो गार्ड को तो आप हटा सकते हैं, आप चौकीदार को हटा सकते हैं, लेकिन आप शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको नहीं हटा सकते, उसको नहीं बदल सकते, उसको वैसे ही रहना है। अगर उसको आप नींद की गोली दे करके, जैसे पहरेदार को नींद की गोली दे करके सुला दिए हटाने के बजाय, तो क्या होगा? चोर डाकू सब भी घुस जाएंगे और जब वो उठेगा नशा से तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा हिसाब से बदतमीजी करे और भी ज़्यादा बुरे अंदाज में आपके साथ बदतमीजी करे। यही ऑटो इम्यून डिजीज के साथ होता है कि जब को आपको स्टेरॉइड दे करके या ट्रिंकोलाइजर दे करके सप्रेस कर दिया जाता है, उसको सुला दिया जाता है और फिर जब वो जागृत होता है तो हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है। तो इस हिसाब से हम ऑटो इम्यून डिजीज को समझें, जिसमें अपने ही शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है अपने ही शरीर पर हमला कर देता है और इसकी परिणति क्या होती है? तो उसकी परिणति होती है एक गंभीर स्थिति के रूप में, और उस गंभीर स्थिति में क्या होता है कि हमारा शरीर सफ़र होता है और बीमार हो जाता है। अब बीमारी का नाम आप कुछ भी दे दीजिए, ये इसमें गठिया वातरस भी हो सकता है या फिर कभी कभी सर्दी जैसी बीमारी भी हो सकती है, लाइकन प्लेनिस हो सकता है, ड्राई आई हो सकता है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तो नाम अनेकों हो सकता है, लेकिन कारण की जब बात करते हैं तो कारण एक ही होता है, और वो क्या होता है कि अपने ही शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली का अपने शरीर के अगेंस्ट में काम करना। इम्यून सिस्टम वर्क्स अगेंस्ट द बॉडी इट्सेल्फ और इम्यून सिस्टम फाइट्स अगेंस्ट द बॉडी इट्सेल्फ। अब इसमें अगर टेस्ट की बात करें तो एंटी न्यूक्लियर और एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जिससे कि डॉक्टर लोग डायग्नोसिस करते हैं कि whether the immune system is against for the body और against the body or not। तो इसी तरीके से इसकी डायग्नोसिस की जाती है, लेकिन मूल बात एक ही है कि अपने ही शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही
खिलाफ काम करें। अब इसमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये जेंडर के हिसाब से भी कम ज़्यादा प्रभावित करता है। तो हाँ, इसका उत्तर हाँ है। महिला के मामले में हम देखेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज से सफ़र करने वाले व्यक्तियों का अगर हम सर्वेक्षण करेंगे तो देखेंगे 80% महिलाएं और 20% पुरुष इससे पीड़ित होते हैं। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में एक ख़ास बात है कि ये धीरे धीरे विकसित होती है और एक ऑटो इम्यून डिजीज़ से सफ़र करने के बाद फिर दूसरा भी ऑटो इम्यून डिजीज़ से आदमी सफ़र कर सकता है। तो अगर लक्षण की बात करें तो अलग अलग जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है उसका अलग अलग लक्षण हो सकता है। जैसे मतलब इसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है या वाइटल जो अंग हैं जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इसमें सूजन हो सकता है और सामान्य सा भी सूजन हो सकता है, त्वचा में सूजन हो सकता है या फिर रैशेज हो सकता है, लाल लाल दाने पड़ सकते हैं। कारण की बात करें तो इसका कारण जेनेटिक भी हो सकता है और तनावग्रस्त भी होना हो सकता है। जैसे शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, उसी हिसाब से अगर मस्तिष्क स्वस्थ हो तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो अगर आप स्ट्रेस से गुजर रहे हों, अवसाद से गुजर रहे हों, अनाप शनाप दवाई ले रहे होते हैं तो फिर शरीर का जो सिस्टम है वो भी प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता है कई बार। ये भी एक फैक्टर होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, ड्रग इंट्रोड्यूस्ड डिजीज हो सकता है। तो इस तरह की दवाएं हैं, इस तरह की मतलब लक्षण, इस तरह के लक्षण को आप देख सकते हैं कि कैसे ये इफ़ेक्ट करता है। कुछ केस में हम देख सकते हैं किसी घटना घटित होने के बाद आदमी सफ़र करता है तो अलग अलग लक्षण हो सकता है, अलग अलग जो अंग प्रभावित हो सकता है, अलग अलग तरह की तकलीफ़ हम लोगों को देख सकते हैं। अब एक सामान्य सा तकलीफ़ है कि जिसमें मतलब थकान हो, बेचैनी हो, रात को 12 बजे से 2 बजे तक जो है सारा तकलीफ़ बढ़ जाए या मतलब घबराहट जैसा महसूस हो और आदमी एकदम साफ़ सुथरा रहता हो, प्यास हो लेकिन पानी 1-2 घूंट करके ही पिए। तो इस तरह के लक्षण में हम आर्सेनिक एल्बम देते हैं। उसी हिसाब से हम देखेंगे कि जो हमारा पेशेंट है उसका चेहरा लाल हो गया है, दर्द है, और दर्द कैसा है तो टपकन वाला दर्द है, टीस जैसे मारता है उस हिसाब से है, तो उसमें हम बेलाडोना देते हैं। अब लिप्स है, वो मान लीजिए कि नीला जैसा किसी का ठोड़ हो गया, कभी कभी आप देखेंगे किसी का एकदम सुर्ख लाल होठ रहता है और किसी का काला ओठ पड़ जाता है। तो जो नेचुरल है वो नेचुरल है, लेकिन जब नेचुरल से अननेचुरल कलर में वो परिवर्तित होने लगता है तो वो भी हमको होम्योपैथी दवाई को खोजने में मदद करता है। तो हम देखेंगे कि अगर ओठ नीला हो रहा है तो फिर एल्यूमिना देते हैं। आँख के मामले में जब ऑटो इम्यून डिजीज से सफ़र कर रहा होता है आँख, तो उसमें हम एकोनाइट 200 देते हैं। चेहरा अगर पीला पड़ जाए ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से तो एल्यूमेन पड़ता है। और डिप्रेशन के वजह से मतलब ये हो रहा हो और सुसाइडल टेंडेंसी हो तो ऑरोमेटेल्कम पड़ता है। और ऑटो इम्यून डिजीज के वजह से अगर मतलब पेट दर्द हो, ऐसा पेट दर्द जिसमें कि आदमी ऐसे झुके तो उसको आराम मिले, या पेट के बल सोए और पेट में तकिया लगा करके सोए तो आराम होता है। और तो उस केस में आप देखेंगे कि कोलोसिंथ 30 पावर में दे दीजिए तो गैस भी रिलीज होगा और दर्द से भी छुटकारा मिल जाता है। तो ये इन दवाइयों को हम लक्षण के आधार पर दे सकते हैं। होम्योपैथी में अगर हम ऑटो इम्यून डिजीज की बात करें तो कुछ दवाई जो है मध्यवर्ती दवा के क्रम में देते हैं, जैसे मेडोरिनम हो गया, सल्फर हो गया, थूजा हो गया। तो इन दवाइयों को हम
बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन मतलब अगर जो भी दवाई का सिलेक्ट हुआ है तो वो दवाई के साथ साथ अगर इसको हम सप्ताह के हिसाब से जोड़ दें, जैसे कभी कभी एक दवाई को जैसे मेडोरिनम जैसी दवाएं हैं तो उसको 15 दिन पर 1 ml में हम एक खुराक करके दें, या फिर कभी कभी अगर सीरियस केस बन रहा है तो उसको चक्र में दवाई दे सकते हैं। जैसे मेडोरिनम आज दे दिए फर्स्ट वीक में, अगले वीक में सल्फ़र दे दिए, फिर अगले वीक में थूजा दे दिए। इसी हिसाब से सोरिनम, ट्यूबरकुलिनम, सिफलिनम का चक्र होता है कि फर्स्ट वीक में सोरिनम, दूसरे में ट्यूबरकुलिनम, तीसरे में सिफलिनम। तो इस हिसाब से अगर हम दवाई देते हैं जो लक्षण वाला दवाई का सिलेक्ट करते हैं तो इस हिसाब से हम ऑटो इम्यून डिजीज को होम्योपैथी के मदद से बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं। तो इन बातों का हम ध्यान रखें कि कौन सी दवाई मध्यवर्ती क्रम में दिया जाए और कौन सी दवाई को रूटीन क्रम में दिया जाए, और कभी कभी एक से अधिक दवाएं भी दी जाती हैं। तो इन सारे बातों को ध्यान में अगर रखें तो हम आराम से इसको ठीक कर सकते हैं। कई बार गलत मेडिकेशन के वजह से भी बीमारी होती है, तो उस केस में हम एक खुराक नक्स भूमिका दे करके इलाज शुरू करते हैं। एंटीबायोटिक एब्यूजिंग के कारण होता है तो खुराक सल्फ़र से दवाई शुरू करते हैं। तो ये सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करता है कि किस स्थिति से कैसे बीमारी का प्रारंभ हुआ है, तो इसे